टीवी में मुजाहिद वेलवी आपके सामने हाजिर है और सबसे बड़ी खबर जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था कि नए चीफ जस्टिस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस गुलजार अहमद साहब एक हंगामा खेस 2 साल गुजारने के बाद रुखसत हुए और लेकिन इससे भी बड़ी ख़बर और जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ मारूफ मानों में कहा जाएगा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारे मोहतरम मियां नवाज़ शरीफ की एक नई मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है और जिसमें कहा गया है कि वो सफ़र से गुरेज करें। और ये रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट वाशिंगटन एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ केयर वाइट ओक मेडिकल सेंटर के इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर कहते हैं कोई अमरीकी निजात हैं डॉक्टर शॉल, उन्होंने इसको तैयार किया है और फिर बहुत तफसील दी है कि क्यों मियाँ साहब जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। फिर बहुत सारी बीमारियां भी उन्होंने बताई हैं कि डायबिटिक भी हो रहे हैं, कोरोना भी हो गया है। और आपको इल्म है कि जब मियाँ साहब की ये रिपोर्ट आई होगी तो हुकूमती रद्दअमल क्या होगा। और जैसा कि आया, मेरे साथ बैरिस्टर राशिद असलम मौजूद हैं, लेकिन क्यों ना पहले हुकूमत जमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो फौरी रद्दअमल आया जो हस्ब रवायत मुतवक्को भी था, रवत सुन लें चौधरी साहब का। मेरा ये ख्याल है कि जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मौलिद हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। तो चौधरी साहब का कहना है कि ये रिपोर्ट जाली है। हमारे साथ जैसे मैंने कहा बैरिस्टर राशिद साहब, बैरिस्टर साहब ये जो यकीनन आप तो लॉयर हैं, टेक्निकल जो मेडिकल है वो भी नहीं, लेकिन आमतौर पर चाहे अदालती मसला हो हमारे यहाँ पाकिस्तान में या सेहत का मसला हो वो सियासी बन जाता है, जैसा कि चौधरी साहब कह रहे थे। तो ये जो इसके बाद जो यानी मियाँ साहब कोई जो वीज़ा इसीलिए उसमें तोसी नहीं की गई कि कहा गया कि ना वो किसी अस्पताल में गए न क्या गए, आप क्या कहते हैं वैसे उनके रहने न रहने पर बैरिस्टर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये रिपोर्ट जो है मेरा नहीं ख्याल कि यूके के कोई बेस डॉक्टर की तरफ से है। मेरा मकसद ये कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है? जी जी मैंने अर्ज किया कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर हैं जिनकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कोर्ट्स में जमा होती रहती हैं, पाकिस्तान में भी जमा होती है, पूरी दुनिया में मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई जाती हैं। जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा जरा बोलिएगा। मैं कह दूंगा बैरिस्टर साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है और जो हवालाजात दिए गए हैं, कहते हैं कोई वाशिंगटन का इदारा है कि डॉक्टर फैयाज शाल साहब ने दी है और एक और कहा है कि मियाँ साहब की जान को ख़तरा हो जाएगा अगर सफ़र करेंगे, सांस की बीमारी, ये सब। तो ऐसी मेडिकल रिपोर्टें कितनी ऑथेंटिक होती हैं? चले पाकिस्तान में असंदाज हो जाएंगी, लेकिन लाहौर में भी मियाँ साहब का क्यों, सॉरी लंदन में भी मियाँ साहब का केस मौजूद है, उसमें किस हद तक इससे उन्हें मदद मिलेगी इस रिपोर्ट से? देखिए बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स ज़्यादातर यहाँ पे कंसीडर होती हैं वो यहाँ के जो लोकल बेस्ड डॉक्टर जो NHS जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज से सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट को ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है। अगर मैं ये समझता हूँ कि यूके में ये रिपोर्ट दी जाती तो हो सकता था कि यहाँ का होम ऑफिस या कोर्ट्स ये कहते हैं कि वो मुआलज जो इनका यहाँ पे इलाज कर रहा है, लोकल जो भी डॉक्टर है, उसकी रिपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाए। तो अगर अमेरिका से रिपोर्ट आई है तो ये किस हद तक मुस्तनद है? एक तो ऑब्वियसली डॉक्टर कहीं पे भी वो रिपोर्ट दे सकता है, अपना पूरा तजर्बा बयान करता है कि जी जिस तरह इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि वो जद्दा से लेके फिर दुबई में भी उन्होंने ऑपरेट किया नवाज शरीफ साहब का, तो काफ़ी अरसे से उनके मुआलज हैं। लेकिन उसमें बेसिकली ये है कि अगर वो यूके में मुकीम है तो यूके में अंडर ट्रीटमेंट ऑफ द सेम डॉक्टर वो हैं या नहीं,
ये देखना पड़ेगा। अगर वो इनके अंडर ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या ऐसी वजह थी कि अमेरिका से रिपोर्ट बनवाना पड़ी, ये एक अहम एक इशू हो सकता है। बाकी अगर यूके के कोर्ट्स के हवाले से, जिसका मैंने पहले बताया कि अगर ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो हो सकता है कि होम ऑफिस इस पे एतराज करे, हो सकता है होम ऑफिस के बैरिस्टर्स इस पे एतराज करें, या कोर्ट में जज ये कहे कि लोकल बेस्ड जो डॉक्टर हैं जो आपका इलाज करें उनकी रिपोर्ट दी जाए। लेकिन आमतौर पर बैरिस्टर ये होता है ना कि बैरिस्टर आमतौर पर ये होता है, और आप मुझे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा था कि लोग जो साहिब हैसियत अहले सरबत लोग जो है वो लंदन इलाज कराने जाते थे, एक बन भी गया था। तो यहाँ पहले जो हमारे डॉक्टर उनके होते थे वो रिपोर्ट भेजते थे, फिर जैसे एक ज़माने कॉल में लंदन का मशहूर अस्पताल था, आगा साहब ने कायम किया था, वहाँ वो कहते थे उस बुनियाद पर उनको वीज़ा मिल जाता था, पाउंड मिल जाते थे, हुकूमत नहीं रोक पाती थी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो वाशिंगटन से आई हो या पाकिस्तान से आई हो, असल तो ये है कि जो लंदन में जो है वो भी वहाँ के जो मेडिकल चेकअप होता होगा उसमें ये कहा गया कि मियाँ साहब तो 2 साल अस्पताल नहीं गए, इसलिए बीमारी नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो इमिग्रेशन का उनका केस था वो इस वजह से रिफ्यूज हुआ था कि डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट थी या डॉक्टर जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई गई उस पे यहाँ का होम ऑफिस मुतमईन नहीं था कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। इसी वजह से उन्होंने इसको रिफ्यूज किया था। मीन्स उन्होंने नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ नहीं माना था कि उनको यहाँ पे तोसी दी जाए, उनके वीज़े की तोसी दी जाए। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर यहाँ पे इलाज कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट ज़्यादा मुस्तनद समझी जाती है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे उनको डॉक्टर्स जो हैं अपने मरीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। बाकी पाकिस्तान की कोर्ट इसको किस नज़र से देखती है, ये एक कोर्ट का अपना एक तरीकाकार होता है नॉर्मली कि कोर्ट किस हद तक मुस्तनद इस रिपोर्ट को समझती है कि आया वो मुआलज जो यहाँ पे इस वक्त लंदन से उनका इलाज कर रहा है उसकी रिपोर्ट बेहतर होगी, या एक जो डॉक्टर है जो अमेरिकन बेस्ड है उसकी रिपोर्ट मुस्तनद होगी। तो कोर्ट अपना इस पे अपनी राय दे सकती है, पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई थी उसको होम ऑफिस ने रद्द कर दिया था, वो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं करती थी कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। बाकी अगर अमेरिका से किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है तो उस पर पाकिस्तानी कोर्ट का इख्तियार है कि उसको एक्सेप्ट करे ना करे, या अपना एक डॉक्टर अपना एक पैनल तश्कील दे इधर प्राइवेट डॉक्टर्स का जो उनका चेकअप कर सकें। लेकिन एक और बात भी तो है ना कि लाहौर की हाई कोर्ट हो या लाहौर की हुकूमत हो, रियासत हो, आपको इल्म है कि हमारे यहाँ बेशुमार लोग यहाँ से जब उनको सज़ाएँ होती थी मफरूर हो जाते थे, पता नहीं किन किन रास्तों से लंदन पहुँच जाते थे, दोबारा उनका निज़ाम जो है उन्हें एक्सेप्ट कर लेता था। भले पाकिस्तानी ये कहें कि जनाब अल्ताफ़ भाई के सिलसिले में ये हुआ, बेशुमार नाम ले सकता हूँ, पहले अकबर बुख्ती वगैरह आते थे। तो यानी जो पाकिस्तान की अदालत लाहौर हाई कोर्ट अगर ये कह भी दे कि ये दुरुस्त है या वो रिजेक्ट भी कर दे, ये तो असंदाज नहीं। असल में तो बुनियादी बात ये है ना जो आपकी मैं गुफ्तगू को समझ सका हूँ कि आइदर होम ऑफिस भी इस मेडिकल रिपोर्ट को तस्लीम करेगा, वो यकीनन अपने कंसर्न लोगों को देगा, उसके बाद ही ये फैसला होगा ना बैरिस्टर। मेरा ख्याल है कि होम ऑफिस हो सकता है कि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करे, बिकॉज उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत सारे उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। साइकोलॉजिस्ट एस्पेक्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट कोई अपनी रिपोर्ट से सेपरेट देता होता है, इस तरह मेडिकल के हवाले से डॉक्टर्स अपनी सेपरेट रिपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पे जब कोर्ट में ये रिपोर्ट जाएगी तो हो सकता है कोई इस किस्म के इश्यूज भी उठें कि जो उनके इस वक्त डॉक्टर इलाज करें उनकी तरफ से रिपोर्ट नहीं है या लोकल बेस्ड डॉक्टर की तरफ से नहीं है जो NHS सर्टिफाइड डॉक्टर है। तो ये एक इशू यहाँ की कोर्ट्स में उठ सकता है। पाकिस्तान की कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान की कोर्ट अगर कोई फर्दर इस पे इशू रेज करना चाहती है, अपने क्वेश्चंस इस रिपोर्ट के हवाले से रेज करना चाहती है, तो वो बिल्कुल कर सकती है। एक्सप्लेनेशन उन डॉक्टर साहब से मांग सकती है, क्योंकि कोर्ट ने जब कोई भी डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देते हैं तो डॉक्टर को बेसिकली विटनेस के तौर पे भी कोर्ट बुला सकती है। अगर डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट दी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो जो है हियरिंग के जरिए उनकी एक विटनेस स्टेटमेंट ली जा सकती है, उन पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। यहाँ पे नॉर्मली जो डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं तो अक्सर कोर्ट्स डॉक्टर्स को बुला लेती हैं कोर्ट में,
कि वो अपनी विटनेस स्टेटमेंट जमा कराएं, उन पे जिरा भी हो सकती होती है। अगर कोई सवालात हों तो वकला सवालात भी कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे जो भी जो मुखालिफ वकला हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के मुखालिफ वकला, वो बिल्कुल उन पे उस रिपोर्ट पे भी इशू रेज कर सकते हैं, उस मुआलज के साथ सवालात भी कर सकते हैं, जिरा भी कर सकते हैं अगर इस किस्म के कोई इश्यूज हैं। बाकी उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया है कि बहुत सारी कोर्ट्स हैं जो एक्सेप्ट कर सकती हैं इसको, लेकिन हर कोर्ट के अपना देखने का एक नजरिया होता है। यहाँ पे अगर ये रिपोर्ट जमा करवाई जाती तो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से शक है कि यहाँ का होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, अब आपने शक का इज़हार किया है माशाल्लाह, क्योंकि मैं अगर आपसे कंक्लूडिंग सवाल करूँ, क्योंकि बहरहाल मेरा भी आना जाना रहा है, आप याद होगा बैरिस्टर सिब्बत काजी साहब से ख़ास ताल्लुक़ भी था, उनसे मेरा एक आपके जो QC थे और थोड़ा बहुत बातें सुनता रहता था उनसे कि बरतानवी कानून या बरतानवी माशरा यानी दुनिया भर के पनाह गज़ीनों को, और उसमें बहुत सारे लोग जेन्युइन भी नहीं होते थे, चाहे वो बीमार भी नहीं होते थे, चाहे वो ये भी उस तरह के उन पे इल्ज़ामात भी नहीं होते थे, वो अकोमोडेट कर ही देते हैं, रख ही लेते हैं लोगों को, बरसों से रह रहे हैं लीगल या इलीगल। तो मियाँ साहब तो एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहरहाल उनके स्टेटस है, क्या ये भी काउंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का इतने बड़े घराने का नवाज शरीफ उसको कहें कि नहीं जी जाओ वापस डिपोर्ट कर दो बैरिस्टर असलम? देखिए, उसमें बेसिकली सफारती ताल्लुकात हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं। इसी तरह जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ भी ताल्लुकात होते हैं। अगर इधर का होम ऑफिस चाहे उनको रिलीफ देना तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, आउट ऑफ डिबेट जाके भी दे सकते हैं, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। होम सेक्रेटरी के पास इस किस्म का इख्तियार होता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेज में जहाँ पे दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन हो या प्रीवियस रिलेशन की बेस पे उनके वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब ने उस चैनल को यूज़ किया या वो करना चाहेंगे, इसी वजह से वो कोर्ट में गए हैं। अब उनकी अपील पेंडिंग है जिसकी हियरिंग जून जुलाई तक मुतवक्के है, जिसमें उनका फैसला होगा कि यहाँ पे उनको वीज़े की तोसी दी जाए या ना दी जाए। तो ये थोड़ा सा है। बाकी दूसरा आपका सवाल कि यहाँ पे ये मुल्क वाकई ही ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा एक चैंपियन का किरदार अदा किया। इवन यूरोपियन यूनियन में अगर ह्यूमन राइट्स एक्ट को देखें तो यहाँ के जजेस ने, यहाँ के वकला ने सबसे ज़्यादा काम किया था। इसी वजह से लोगों को यहाँ के कानून पे भी भरोसा होता है हमेशा, और बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पे नाइंसाफी हो, बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ बैरिस्टर राशिद असलम हमें ये बता रहे थे कि बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन होम ऑफिस आइदर इनको एक्सेप्ट करता है नहीं, लेकिन उनका ये ख्याल ये है कि किसी अमरीकी डॉक्टर की रिपोर्ट का एक्सेप्ट करना होम ऑफिस का मुमकिन नहीं होगा। हमारे साथ रहिएगा कि ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे नए चीफ जस्टिस की आमद और हमारे मोहतरम जस्टिस गुलजार की रुखसत या अलविदाई पर। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और पाकिस्तान में न जाने क्यों कोई जब सुप्रीम कोर्ट का, हत्ता के हाई कोर्टों में भी किसी के आने और जाने को सियासी ही पस मंज़र में देखा जाता है। हमारे जस्टिस गुलजार अहमद, जिनका ताल्लुक़ कराची से था, दिसंबर 2019 में चीफ जस्टिस बने और बड़ा हंगामा खेज़ दौर रहा। कराची में तो उन्होंने खूब लाठी चार्ज किया नाजायज़ तजावुज़ात पर। चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टरों पर भी बड़े हमारे गिरजे बरसे जस्टिस गुलजार साहब। और बहरहाल ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, ख़ास तौर पर नस्ला टावर गिराने के सिलसिले में, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बम से उड़ा दो। और बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ये कहा नस्ला टावर के हवाले से कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में बिल्डिंगें खड़ी हैं, एक टावर के मकीनों को क्यों निकाल दिया गया। फिर अगर चीफ जस्टिस जो 2 साल 1 माह के करीब रहे, और सबसे ये देखना था कि गुलजार साहब इस सिलसिले में बारों के सामने तो मुतनाज़ थे ही। जब वो आए तो कोई 38,000 के करीब केसेस जो है ज़ेरे इल्तवा सुप्रीम कोर्ट में थे, और उन्होंने कोई 4,300 के करीब जो है केसेस को जो है वो निपटाया। लेकिन इस दौरान यानी 2 साल के दौरान मज़ीद जो है 10,000 केसेस, यानी इस वक्त जबकि जस्टिस बंदियाल हल्फ उठाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से, तो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद
51,000 के करीब हो जाएगी। और इसीलिए जुडिशरी के बारे में कहा जाता है कि जी वो हाई प्रोफाइल केसेस जिनकी सुर्खियां बनती हैं उन पर तो फौरी डेट्स पड़ जाती हैं, लेकिन सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग, जैसे जो 51,000 अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, हाई कोर्टों में, सेशन कोर्टों में और निचली अदालतों में उनकी तादाद तकरीबन कोई 26 लाख के करीब है। उन 26 लाख ख़ानदान कितना सफ़र करते होंगे। आम तौर पर आला अदलिया से ये शिकवा रहा और वो शिकवा अभी भी मौजूद है, और इस एतबार से जो जस्टिस बंदियाल कल हल्फ उठाएंगे उन पर ये भारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन फिर एक और बात ये कि बंदियाल साहब को सिर्फ 9 माह मिले हैं। ये भी सवाल उठता है कि क्या चीफ जस्टिस जब हल्फ उठाए तो उसे पूरी मुद्दत मिलनी चाहिए, क्योंकि बाद ऐसे भी चीफ जस्टिस थे कि कोई 21 दिन रहे थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जस्टिस खोसा लेकिन सीनेटी के एतबार से जो अगला जज आता है उसको ही आना पड़ता है, और फिर बहरहाल कादी फ़ायद ईसा को भी आना है अगर इसी तरीके से रफ्तार चलती रही। हमारे साथ बड़े सुप्रीम कोर्ट बार इशवन के सदर, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी रहे, और सबसे बड़ा कि ये कि शोला बयान मुकर्रर वकीलों के बड़े में पॉपुलर हैं अली अहमद कुर्द। कुर्द साहब शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू में वैसे भी ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। आपका क्या है, वकील हैं, जेलों में भी जाते रहें, फिर अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, हमें कौन पूछेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे खुदा अलविदा कहते हुए, खुदा हाफिज़ कहते हुए मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को, और खुश आमदीद कहते हुए जस्टिस मोहतरम बंदियाल साहब को। कुर्द साहब देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गुलजार साहब ने जिस तरह अपना टेन्योर मनसब आला पे बैठ कर जो गुजारा, अब आज जब वो गए हैं तो कोई अच्छी उसके साथ तारीख के साथ नहीं गए हैं। जिस तरह पहले हमारे चीफ जस्टिस साहिबान आए और उनके ख़िलाफ़ जो भी लोगों वकला की एक रिजर्वेशंस थी उसके मुताबिक मैं ये महसूस करता हूँ कि गुलजार साहब जो गए हैं उससे कोई अच्छा तासुर छोड़ कर नहीं गए। और बंदियाल साहब जब आए हैं आज, उन्होंने मतलब इस बड़े मनसब पे आके वो तशरीफ़ फरमा हुए हैं। वकला बिरादरी में उनके बारे में भी अच्छे ख्यालात नहीं हैं, मगर मेरी दुआ है, क्योंकि हमें दुआ करनी चाहिए कि आने वाला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जितने भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके बारे में वकला के जो भी खदशात हैं मैं समझता हूँ कि वो खदशात से बचा जाए। लेकिन मोहतरम कुर्द साहब, खैर आपके बारे में तो इल्म है, लेकिन आपकी बारे में तो पिक एंड चूज़ देखती हैं। वो भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जब होते हैं, जब वो फैसले देते हैं, कभी 5-4 का, कभी 3-7 का, कभी मुतफ़क़ा फ़ैसला, जैसा अभी कोई मैं देख रहा था मुतफ़क़ा फ़ैसला एक केस में आया तो तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वो उस फैसले को लोग देखते हैं ना। आप लोग जजों को भी तो पिक एंड चूज़ करते हैं। मसलन जैसे कादी फ़ायद ईसा का केस मेरे सामने है, अब उनसे बहरहाल आप कहते हैं जजों से पूछे नहीं जा सकता, चले जजों से ना पूछे, उनकी फैमिली से भी नहीं पूछा जाता। फिर ये हुकूमत के वज़ीर क़ानून का वजह तौर पर फरमाना है ना कि फिर आप मुझसे क्यों पूछते हैं, वज़ीर आज़म से क्यों पूछते हैं। तो आप लोगों को भी सॉरी टू से बारें इतनी सियासी हो गई हैं कि वो मसला जिसमें वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या ख़ासतौर पर हुकूमत को हिट करें, उस एतबार से जजों के साथ या जजों के ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं। कुर्द साहब, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, सॉरी टू से। नहीं, मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका ये कहना सही नहीं है कि वकला पार्टी, कतई नहीं। मैं बहुत जिम्मेदाराना हैसियत में बात कर रहा हूँ, कभी भी वकला पार्टी नहीं रहा है। हमारा सिर्फ सीधा साधा काम है कि जिन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी होती है, ये इस माशरे में जिनके साथ जो जुल्म होता है, उनकी दाद रसी के लिए हम अदालतों में आते हैं। छोटी अदालत से लेकर एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम आते हैं। हम कभी पार्टी नहीं बने, मगर हमें अफसोस होता है, उस वक्त हम मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर आने के लिए, अपने बार एसोसिएशन में
रेजोल्यूशन पास करने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए, जब हम ये महसूस करते हैं कि वो जज साहबान, जब हम महसूस करते हैं कि वो अदालतें उसमें बैठे हुए जज ओथ उठाने के बावजूद, हल्फ उठाने के बावजूद अगर वो लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे हैं और वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे मार्शल लॉ या जिससे इलीगल जो एक्ट्स हैं हुकूमतों के उसको लीगलाइज किया जाए, उस वक्त हम यकीनन हमारा फर्ज बनता है। ये जो जजमेंट है जिसमें अब ये रिव्यू मतलब जो रिव्यू एक्सेप्ट हुए, इस जजमेंट को आप पढ़ें, ये 45 पेजेस पे जजमेंट है और इसमें आफरीदी साहब का जो सेपरेट पार्ट ऑफ जजमेंट है आप उसको पढ़ें। हमने कभी नहीं कहा, इस जजमेंट में जजेस ने कभी नहीं कहा कि जज हो या कोई भी हो वो कानून से बालातर है, कतई नहीं, मगर उन्होंने कहा एक तरीकाकार है। आप जजेस के खिलाफ उस तरह तो FIR नहीं लाज नहीं कर सकते जो दूसरे मामलात में हो सकता है। उनके बारे में जो भी होगा वो कोड ऑफ कंडक्ट है, आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, वो जजेस के लिए बनाती है। उसकी अगर वायलेशन हो, मामूली अंदाज में भी अगर वायलेशन हो तो उसकी बासपुर्स हो सकती है और जज के खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है रेफरेंस के हवाले से या उनके रिमूवल के हवाले से। ये तो नहीं हो सकता कि एक सरकारी महकमे का कोई भी अफसर या कोई भी मुशीर या कोई भी वजीर इनकम टैक्स ऑफिस जाए और वो सारे रिकॉर्ड की छानबीन करे और जज के खिलाफ, जज की फैमिली के खिलाफ, उसकी एहलिया के खिलाफ, ये नहीं हो सकता। ये जजेस के खिलाफ ये नहीं हो सकता। और ये जो रिव्यू है, जो रिव्यू एक्सेप्ट हुए, इसमें या अफरीदी साहब ने बाकायदा लिखा है कि CM PM और उनके जो मुशीर है आज़ाद साहब हैं कोई, और इनकम टैक्स का जो अमला है उनके खिलाफ और फरोग नसीम के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए। और इनकम टैक्स वालों के खिलाफ इसलिए कि उन्होंने वो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है, रिकॉर्ड है, वो उसको किसी को सप्लाई नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया और वो सारा रिकॉर्ड उनको दिया। ये नहीं हो सकता ना कि आप जाएं और इस तरीके से आपका जो जी चाहे आप करते रहे। क्यों? काजी फैज ईसा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप भी जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कुर्द साहब, बहरहाल आपको इल्म है अली अहमद कुर्द वकील की हैसियत से भी, और फिर जब रोस्टरम पे भी खड़े हों उनको तो कोई बड़े से बड़ा बंदा भी नहीं हो सकता। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर एक जज की बेगम की मनी ट्रेल, ये पूछा जा रहा है कि आपने लंदन में जो 3-3, 4-4 लाख पाउंड के जो फ्लैट खरीदे, ये पैसा कहाँ से आया? शायद गालिबन किसी अमेरिकन स्कूल में यहाँ टीचर थी, यहाँ चले, ये मैं यहाँ नहीं होता। और आप ये जो कहते हैं कि बारें जो है पार्टी नहीं होती, मैं तो कहने का हक नहीं रखता, क्योंकि आप जिस पाए के वकील हैं, आपके दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे चौधरी एहसन ने ये कहा, जब एहसन बोन साहब जो है वो उन्होंने अदालत गए मियाँ नवाज शरीफ के लिए, पहले उन्होंने लंदन में मुलाकात की, फिर मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब को नाअहल नहीं करार दिया सकता, जहांगीर तराना साहब को नाअहल नहीं कर सकता। तो चौधरी साहब एहतजाजन ये कहते हैं कि एहसन बोन साहब ने ये कहकर एक पार्टी बने, अपने को मुतनाज़ा बनाया। उन्हें चाहिए था कि पहले अपनी या तो जनरल बॉडी से या काउंसिल से इजाज़त लेकर करते, तो पार्टी तो बने हैं ना। एहसन बोन साहब बड़े मेरे काबिल एहतराम हैं, मैं माशाल्लाह बड़े पाए के वकील भी, लीडर भी। लेकिन आपकी जो बात को मैं सॉरी टू से कुर्द साहब जी, मुझे नहीं, एक वो देखें, वो अभी तक बाकी बार सेशंस तो नहीं गई है, बाकी बार काउंसिल प्रोविंशियल या फेडरल बार काउंसिल नहीं गई है। वो एक मुझे इत्तला, मैं इस वक्त कराची में बैठा हूँ और अपनी विंटर वेकेशंस की वजह से यहाँ अपनी दफ्तरी के लिए आया हूँ, सारी मालूमात नहीं है। वो पिटीशन मैंने देखी नहीं है, मैं एक दफ़ा पिटीशन देख लूँ, फिर जो मेरी राय हो मैं आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मगर जहाँ तक कुर्द साहब मैंने कहा ना कि अली अहमद कुर्द साहब से तो आपको इल्म है ना बहस हो सकती है, ना मैं इनसे दलील में जीत सकता हूँ। और बड़ी इनकी माशाल्लाह इसका तहरीक आज़ादी सहाफ़त हो या अदलिया की बड़ा कुर्बानी जद्दोजहद हैं, इसे इसको यहीं रखता हूँ। और फिर एक और अहम इशू की तरफ जाना है कि गिलानी साहब मुस्ताफ़ी तो हो गए हैं, लेकिन आज जो मैं देख रहा था कि उनके जो है, आपको इल्म है ना कि जो पंजाब का, जुनूबी पंजाब में गिलानियों कुरैशियों की लड़ाई की एक पूरी तारीख़ है। आज सेनेट में भी कुरैशी साहब ने अपनी भड़ास निकाली गिलानी साहब के ख़िलाफ। तो गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
कोई 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन गिलानी साहब की गैर हाज़िरी, 8 सेनेटर समेत तो फिर उनका मुस्तफ़ी होना, उसने सियासत में एक बड़ा भूचाल मचाया हुआ है। और फिर जो सराइकी बेल्ट की रवायती लड़ाई भी सेनेट में आ गई। आज हमारे वज़ीर ख़ारजा पूरी तैयारी से आए और वो खूब गिरजे बरसे अपने पुराने सियासी हरीफ मोहतरम गिलानी साहब पर। आपका दफ्तर और आप खुद सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये मसला अभी तक, ये उकदा हल नहीं हो रहा, ये अभी तक उकदा हल नहीं हो रहा और पूरी कौम शशोपंज में है, पूरी कौम शशोपंज में है कि माजरा क्या है। जी हाँ, माजरा क्या है, ज़रा सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के, और जो मैंने देखा कि आमतौर पर एक गैर जानिबदाना राय रखते हैं, उनसे मालूम करता हूँ। जी सेनेटर मुश्ताक, ये माजरा क्या है? ये वैसे तो ये पहली बार नहीं हुआ, गिलानी साहब और ये जो 8 सेनेटर जो है गैर हाजिर हुए, गैर हाजिर किए गए सेनेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जायद साहब आपका। बुनियादी तौर पर अपोजिशन गुज़िश्ता 3-3.5 साल में जब ये हुकूमत आई है तो पैदर पे उन्होंने ऐसी गलतियाँ की है जिसकी वजह से उनका तासुर एक रियल अपोजिशन के बजाय एक फ्रेंडली अपोजिशन का रहा है। आप देख लें, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का इशू था, तकरीबन 12 बिल थे FATF के, उनकी मंजूरी का इशू था। इसी तरह ये जो मौजूदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नाम नेहाद ऑटोनॉमी के नाम पर स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने का इशू था। तो ये वो जिसको कहते हैं ना, ऊँट के कमर पर आखिरी तिनका, ये वो साबित हो गया और उसके नतीजे में पब्लिक के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी उसका रिएक्शन बहुत शदीद आया। तो गुज़िश्ता 3-3.5 साल में अगर आप देखें तो हकीकी तौर पर अपोजिशन ने जिस तरह के उसका किरदार होना चाहिए वो किरदार अदा नहीं किया है। और जब भी ये हुकूमत तकलीफ में है, जब ये हुकूमत फंसी होती है तो उस वक्त अपोजिशन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसको रिसीव कर लेती है। देखिए सेनेटर साहब, ये तो है क्या पार्टी की क़यादत की मसलियत होती है? जो कुछ सेनेटर से कहा जाता है तुम बाहर चले जाओ, गैर हाजिर हो जाओ या हाजिर हो जाओ, आप लोग जो है, सॉरी टू से, आपका मतलब आम तौर पर अपोजिशन डाल देती है जी इस्टेब्लिशमेंट, बड़ा प्रेशर था, फ़ोन आ गई, इशारे हो गए, जिम्मेदार तो सेनेटर हुए ना जो पार्टी हुए होते हैं। मुश्ताक साहब देखें, अगर फ़र्ज़ करें मसलहतें ना हो तो जो लोग गैर हाज़िर हो गए हैं या जिन लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए हैं उनके ख़िलाफ़ तो कोई तंजीमी डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। अगर गुज़िश्ता 3-3.5 साल में ऐसे लोगों के खिलाफ कोई तंजीमी एक्शन नहीं हुआ है, कोई इंज़िबाती कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है, कोई एहतसाब उनका पार्टी के अंदर नहीं हुआ है, कोई इकदाम उनके खिलाफ नहीं उठाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है और ये जिसको आपने मसलहत का नाम दिया है वो है। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट जो है वो दस्तूर के अंदर तो वो सुप्रीम है और इख्तियारात का मरकज़ है, लेकिन हकीकत में इख्तियारात का मरकज़ है और पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर तो बाज़ औक़ात हमें ऐसा महसूस होता है कि ये एक डिबेटिंग सोसाइटी है और इसलिए कि आप देख लें लेजिस्लेशन हुकूमत जो कर रही है वो मैक्सिमम वो कर रही है लेजिस्लेशन अपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, और उसके साथ अगर आप क्वेश्चन आवर्स को देख लें तो मैंने 3-3.5 साल में ऐसे वज़रा भी हैं जो एक दफ़ा भी सेनेट में नहीं आए, जो एक दफा भी हमने देखे नहीं है नहीं, कि ये साहब जो है किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो बाज़ औक़ात होता है कि इसको एक स्क्रिप्ट दिया गया है पार्लियामेंट को और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो एक्ट कर रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वो फैमिली आउटफिट्स हैं और वो ख़ानदानी मीरास हैं और जागीर हैं और उसमें एक बंदा जो है वो मतलब इनान बना होता है, उसके पास पूरी
अथॉरिटी होती है, तो वो जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, उसके नतीजे में उसमें मेरिटोक्रेसी नहीं है, उसके नतीजे में उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके नतीजे में वो डिलीवरी नहीं कर सकती, और उसके नतीजे में फिर वो नॉन इलेक्टेड फोर्सेस से ब्लैकमेल भी होती है और नॉन इलेक्टेड फोर्सेस के इशारों पे भी चलती है, और वो आवाम के पास जाने के बजाय नॉन इलेक्टेड फोर्सेस की तरफ देखती है और उन्हीं से अपनी इख्तियारात या ताकत ड्रा करती है। तो अब फिर इसका मतलब ये कि आइंदा अब मतलब 1.5 साल तो वैसे रह गया है, कतई उम्मीद नहीं रखी जाए कि सेनेट या कौमी असम्बली में तहरीक एतमाद के ज़रिए इस हुकूमत को निकाला जा सकेगा। सड़कों का तो खैर मुझे नहीं पता, बड़े लॉन्ग मार्चों का। सेनेटर मुश्ताक, तहरीक अदम एतमाद पास होगी और ना ही इस हुकूमत को गिराने की जो बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं इनकी कोई हकीकी मंसूबा है। आप देख लेना, अगर ये चाहते तो ये बजट आप पास ना करें तो ये नो कॉन्फिडेंस है। अगर ये डिफीट हो जाता, एक वोट से ही हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये एक्ट पास कर लिया, तरमीमी एक्ट, ये अगर डिफीट हो जाता तो इसके नतीजे में हुकूमत की पूरी प्लान सबोताज हो जाती। तो एक बहुत बड़ा आप उसे कह सकते हैं कि एक सियासी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सका सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, सेनेटर मुश्ताक ये कह रहे थे कि तहरीक एतमाद ही कामयाब नहीं होगी बल्कि मौजूदा हुकूमत को ये अपोजिशन गिरा भी नहीं सकेगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।